Hey guys, welcome. Today we are going to talk about the beginning of everything, the Big Bang. अब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक पॉइंट पर देयर वाज नथिंग, बूम, देयर इज अ यूनिवर्स। 20वीं सदी में हमारा ये मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है ये इन्फिनाइट और एजलेस है। पर तभी आता है हमारी पिक्चर का हीरो, the brand ambassador of all hair gel companies, the man with sexy hairstyle, Albert Einstein. आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो हमारी ग्रेविटी के बारे में एग्जिस्टिंग सोच थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। इससे हमें यह पता लगा कि किस तरह से जो ग्रेविटी है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। मोटा मोटा बोले तो पहले हम ये समझते थे कि स्पेस अलग है, टाइम अलग है, लेकिन इसके बाद हम दोनों को साथ में एज स्पेस टाइम सोचने लगे। और साथ ही में एडविन हबल, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फन फैक्ट, अगर आप रात में कभी तारों को देखें तो कुछ तारे आपको लाल रंग के दिखाई देंगे और कुछ नीले रंग के दिखाई देंगे। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं इसे। रेड कलर के जो स्टार्स हैं वो हमसे दूर हैं या दूर जा रहे हैं, और जो ब्लू कलर में हमें तारे दिखाई दे रहे हैं वो रिलेटिवली हमारे नज़दीक हैं। इन 1964 बाय एक्सीडेंट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिस्कवर हुई by American radio astronomers Arno Penzias and Robert Wilson. कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आज से अरबों साल पहले जब यूनिवर्स पैदा हुआ था तो उस समय हाइड्रोजन गैस की जो प्लाज्मा थी और उससे फोटॉन्स जो हैं पैदा हुए थे, वो फोटॉन्स अभी भी यूनिवर्स में घूम रहे हैं। और इन सभी थ्योरीज के बाद कि हमने ये समझा कि आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि स्पेस टाइम भी कोई एक चीज़ होती है, किस तरह से ग्रेविटी टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। एडविन हबल ने ये बताया कि जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और उसके बाद अरबों साल पुराना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इन तीनों से हमें ये पता लगा कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी में दम है और ये यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को समझा सकने वाली एक थ्योरी है। तो व्हाट इज बिग बैंग? एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था, पर भैया पहले तो कुछ था ही नहीं। तो ये तो स्पेस था जो हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। यूनिवर्स शुरू में बहुत ही ज़्यादा छोटा था, नन्हा सा, अबाउट अ साइज ऑफ एन एटम इश। यूनिवर्स वॉज अ हॉट एंड इन्फिनिटली डेंस पॉइंट। इसे हम एक सुपर चार्ज ब्लैक होल से भी कंपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्स की डेवलपमेंट को दो बेसिक एरा में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एरा था रेडिएशन एरा और दूसरा एरा था मैटर एरा। पहले रेडिएशन एरा हुआ। इस समय यूनिवर्स इतना ज़्यादा गर्म था कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, और मैटर और एनर्जी एक ही जैसी चीज़ थी, आप इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो पहले रेडिएशन एरा हुआ, और इस एरा को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एपॉक्स में या एपिक्स में। रेडिएशन एरा के टाइम में एपिक्स हुए प्लैंक एपिक, ग्रैंड यूनिफाइड एपिक, इन्फ्लेशनरी एपिक, इलेक्ट्रोवीक एपिक, क्वार्क एपिक, हेड्रॉन एपिक, लेप्टॉन एपिक और न्यूक्लियर एपिक। सबसे पहले शुरू हुआ प्लैंक एपिक। इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर था 10⁻40 केल्विन। 10⁻40 केल्विन, ज़्यादा नहीं है कुछ। और ये एरा, ये एपिक स्टार्ट हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग। इस टाइम पर कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी, और सारी फोर्सेस की एंसेस्ट्रल फोर्स यानी सुपर फोर्स उस समय एग्जिस्ट करती थी। सुपर फोर्स
चार फोर्सेस को मिलाकर एक बनने वाली फोर्स है, जिसमें पहली है ग्रेविटी, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को एक साथ में रखती है एक एटम के न्यूक्लियस में। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एटम के न्यूक्लियस पर ही एक्ट करती है। और लास्ट थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाली एक फोर्स है। अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो ये अट्रैक्टिव होगी, अगर चार्जेस सेम हैं तो ये रिपल्सिव होगी। मतलब दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्लैंक एपिक के एंड में ग्रेविटी ने इस सुपर फोर्स का साथ छोड़ दिया। फिर आया ग्रैंड यूनिफिकेशन एपिक। इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर था 10⁻36 केल्विन और टाइम था 10⁻43 सेकंड। अभी 1 सेकंड हुआ नहीं है यूनिवर्स को स्टार्ट हुए हुए। इस समय फोर्स ऑफ नेचर थी, एक ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स थी, जो थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन। ग्रेविटी भी थी, पर वो इस फोर्स से अलग हो चुकी थी प्लैंक एपिक में। अब इस टाइम में यानी ग्रैंड यूनिफिकेशन एपिक में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी इस फोर्स से अलग हो गई। इसके बाद शुरू होता है इन्फ्लेशनरी एपिक। इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर था 10⁻33 केल्विन और टाइम हुआ था 10⁻⁻36 सेकेंड। दोबारा ध्यान से देखें, 10⁻⁻36 सेकेंड। अभी यूनिवर्स को शुरू हुए 1 सेकेंड नहीं हुआ है। इस टाइम में यूनिवर्स असली में फैलना शुरू हुआ। एक एटम के साइज का यूनिवर्स फूल कर एक फुटबॉल के जितना बन गया। इस समय यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और एंटी क्वार्क एग्जिस्ट किया करते थे। इसके बाद आया इलेक्ट्रो वीक एपिक। इलेक्ट्रो वीक एपिक में दो नेचर ऑफ फोर्सेस यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये एक साथ थी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी इस फोर्स के साथ अब नहीं थी। टेम्परेचर इस समय था यूनिवर्स का 10⁻20 केल्विन और टाइम आफ्टर बिग बैंग था 10⁻32 सेकेंड। फोर्सेस ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी। इस समय वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स साथ में थी और इस एपिक के एंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स अलग हो गई। फिर शुरू होता है क्वार्क एपिक। क्वार्क एपिक के टाइम में टेम्परेचर था 10⁻16 केल्विन और टाइम था 10⁻12 सेकेंड। यूनिवर्स के सारी की सारी इंग्रेडिएंट इस समय प्रेजेंट थी, जैसे कि क्वार्क 6 तरह के होते हैं, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, स्ट्रेंज और चार्म। इलेक्ट्रॉन थे और एंटी क्वार्क्स थे। पर अभी भी यूनिवर्स इतना गर्म था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बन नहीं पाए। इसके बाद शुरू होता है हेड्रॉन एपिक। हेड्रॉन एपिक के टाइम में टेम्परेचर था 10⁻10 केल्विन और टाइम था 10⁻⁻6 सेकेंड। इस समय क्वार्क्स ने जुड़कर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाया। यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बन पाए। इसके बाद शुरू होता है लेप्टॉन एपिक। टाइम अबाउट 1 सेकेंड। अब यूनिवर्स को बने हुए लगभग 1 सेकेंड हो चुका है। टेम्परेचर था 10⁻12 केल्विन और न्यूक्लियर एपिक इसके बाद तुरंत बाद शुरू हुआ, जिसमें टेम्परेचर था 10⁻9 केल्विन और टाइम हो चुका था लगभग 100 सेकेंड। इन दोनों एरा में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ने जुड़कर एटॉमिक न्यूक्लियस बनाया और जन्म हुआ इस यूनिवर्स के पहले एटम का, जो कि था हीलियम, गुब्बारे वाली हीलियम। इसके तुरंत बाद शुरू हुआ मैटर एरा। मैटर एरा को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 एपिक्स में। पहला था एटॉमिक एपिक, दूसरा गैलेक्टिक एपिक और तीसरा स्टेलर एपिक। एटॉमिक एपिक
के समय में टेम्परेचर था 3000 केल्विन और टाइम हो चुका था लगभग 50,000 ईयर्स। इस टाइम की खास बात यह थी कि इस समय यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि जो प्रोटॉन्स थे उन्होंने फाइनली फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करके यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट को जन्म दिया, जो कि था हाइड्रोजन। इसके बाद शुरू होता है गैलेक्टिक एपिक। इसी हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि पहला और दूसरा एलिमेंट था, से एटॉमिक क्लाउड्स बने और इन एटॉमिक क्लाउड से छोटे छोटे पैकेट्स बने, जिससे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इसके बाद शुरू होता है स्टेलर एपिक। स्टेलर एपिक के दौरान इन्हीं छोटी छोटी गैलेक्टिक पॉकेट्स के अंदर स्टार्स ने जन्म लिया। फिर हमें ये पता ही है कि स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़कर बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाती हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अप टू आयरन। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा अलग है। और इसी बीच कहीं प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। इसी स्टार डस्ट से प्लैनेट्स बने और उन प्लैनेट्स पर, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, जीवन शुरू हुआ। अभी तक हमें सिर्फ यही पता है कि पृथ्वी पर ही जीवन एग्जिस्ट करता है। इसी बीच रेडिएशन और मैटर एरा के बीच में एक महायुद्ध हुआ था। वो युद्ध था मैटर और एंटी मैटर के बीच में। पर लकीली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 बिलियन एंटी मैटर के पार्टिकल बने तो 1 बिलियन एंड 1 मैटर के पार्टिकल बने, मतलब एक ज्यादा। मैटर और एंटी मैटर ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को खत्म कर दिया, लेकिन हमारे पास मैटर पार्टिकल्स एक्स्ट्रा थे, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बन पाया। हमारी किस्मत अच्छी थी। तो इसी के साथ आज का बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, द बिग बैंग टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू, पीस आउट।